हेलो एवरीवन। मैं आज से नई एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें उत्तर प्रदेश की जो परिषदीय बुकें हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसमें क्या कंटेंट दिया गया है और देखेंगे कि सभी पाठों में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका पाठ एक, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके बाद आगे फिर हम देखेंगे ये क्या है। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। अब अच्छा, ये देखेंगे पुरातत्ववेत्ता क्या है। ये इधर साइड में यहाँ लिखा हुआ है। काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में देखिए कौन कौन से भाग बांटे गए हैं। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व या पाक ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका कि ऐसा काल जिसके बारे में हमें कुछ भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल या पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब पहले वाले में ये था कि जिसके बारे में कुछ लिखित प्राप्त ही नहीं है वो हो गया पूर्व ऐतिहासिक काल, और इसमें क्या हो गया कि लिखित प्राप्त तो है हमें लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सबसे आखिर में ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं कि जिसके बारे में लिखित जानकारी भी है और उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और तामपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर लिखे जाते थे। अब इसमें देखेंगे हम कि ताड़पत्र क्या होते थे और भोजपत्र क्या होते थे, ताम्रपत्र क्या होते थे। तो यहाँ पर लिखा है ताड़पत्र। ताड़पत्र ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे। भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते थे। फिर उसके बाद ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े को ताम्रपत्र कहते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को शिलालेख कहते थे। आरंभ में मानव ने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों पर उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों, प्रतीकों में बदलते चले गए। लिपि का आविष्कार हुआ, इसलिए आरंभिक लिपियां चित्रात्मक दिखाई पड़ती हैं, जैसे चीनी लिपि, मिस्र की लिपि, सैंधव लिपि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसमें इन लोगों ने बताया है कि लिखना किस तरीके से लोगों ने सीखा। तो सबसे पहले जो लोग लिखते थे वो चित्रात्मक उनकी लिपि होती थी। तो चाहे आप चीन की लिपि ले लीजिए या मिस्र की लिपि ले लीजिए, तो सभी में क्या था,
चित्रात्मक लिपि दिखाई पड़ती थी। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालिक लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। कौन कौन से स्रोत दिए हैं? पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या आता है? पहला अभिलेख। यह अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है, से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो लिखा है जो अशोक सम्राट के टाइम पर ये जो लिपि थी उसके बारे में ये सब देखिए इसमें बना हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या है। आइए इसके अक्षर पहचाने। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? इतिहास जानने के स्रोतों में के बारे में इन्होंने थोड़ा दे रखा है कि पहले एक तो पुरातात्विक होते थे और एक साहित्यिक होते थे। पुरातात्विक में क्या होते थे? अभिलेख होते थे, सिक्के और मोहरे मिलते थे। और साहित्यिक वाले में क्या मिलता था? धार्मिक साहित्य मिलते थे, धर्मेत्तर मिलते थे और विदेशी यात्रियों ने जो अपने साहित्य लिखे उसके बारे में भी उसमें लिखा है। पहला क्या होगा? अभिलेख होगा। दूसरा क्या अब देखेंगे हम लोग? सिक्के एवं मोहरे। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए कि ये सिक्का बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको देखकर भी हम लोग पता कर सकते हैं कि उस टाइम पर क्या था। तो वही देखिए आगे दिया गया है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया इराक से होता था। तो इराक का पहले क्या नाम था? मेसोपोटामिया। धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें पता चली हमको। धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में पाया जाता है। और इराक का जो पुराना नाम था उसे मेसोपोटामिया कहते थे। फिर सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप, धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। फिर दूसरा आ गया साहित्यिक स्रोतों में। अब क्या क्या दिया गया है? अब देखिए साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या है। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर निम्नलिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अभी देखिए कि इसमें एक टेबल दी हुई है। तो इसमें धार्मिक साहित्य पहले दिए गए हैं, पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम, फिर काल का विवरण इन्होंने दे रखा है। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले वेद दिया गया है। वेद है, रामायण महाभारत है, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। तो इसमें देखिए लेखक का नाम वाल्मीकि और वेदव्यास दिया गया है रामायण और महाभारत का। काल का विवरण इन्होंने किस तरीके से किया है? वैदिक कालीन विवरण, महाकाव्यकालीन समाज के विषय में। और तीसरा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। फिर दिया गया है धर्मेत्तर साहित्य, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और राजतरंगिणी को किसने लिखा? कल्लाड ने। इसमें दिया गया यात्री आए तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या क्या लिखा और ये किस टाइम के थे। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। ये चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक इसमें इनके लेख में झलकती है। यात्रा विवरण इसमें फाहियान ने लिखा था। फाहियान एक चीनी यात्री था। ये गुप्त काल से संबंधित है। फिर 8वें नंबर पर है यात्रा विवरण। ये लिखा है ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है हर्षवर्धन के शासनकाल के समय का ये दिया गया है इसमें। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों
से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार एवं शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास में हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। अब हम ये कैसे जानेंगे कौन सी सभ्यता पहले है, ये कौन सी बाद में। जब पुरातात्विद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के हैं। इसमें देखिए एक चित्र दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 दिया गया है और एक टीला टाइप का बना पड़ा है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो समझ भी रहे होंगे आप, लेकिन इसमें आप देख लीजिए क्या दिया गया है। किसी भी पुरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। मतलब जो सबसे नीचे मिलेगा वो सबसे पुराना होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी अपना मकान गिराएं, उसके बाद दूसरा बनाएं, उसके बाद फिर तीसरा बनाएं, तो सबसे पहले जो गिरा होगा वो सबसे पहले होगा, उसके बाद फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो इसमें वही चीज़ बताई गई। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इतिहास की तिथियाँ किस हिसाब से इसमें दी गई। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय था उसे ईसा पूर्व बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। मतलब प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD बोलते हैं। आफ्टर AD लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डामनी से बना है। AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ इसमें और के बारे में दिया गया है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। मतलब अभिलेख का मतलब लिखी हुई चीज़ें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो अभी हमें ये जो इस किताब का जो पहला पार्ट है वो ख़त्म हो गया। नीचे आपको फिर इसमें से दिए गए हैं प्रश्न उत्तर वगैरह दिए गए हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये तो हमने आपको बता दिया कि इस पाठ में हमारी परिषदीय बुकें जो हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या क्या दिया गया है, तो उस बारे में हमने अभी पढ़ लिया है पूरा। उसके बाद में अगले वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं
और कौन कौन से परीक्षाओं में आते हैं, इसमें भी कुछ देखिए कुछ लिखे पड़े हैं। प्राचीन काल के मानव किस पर अपने अभिलेख लिखते थे, हमने अभी पढ़ रखा है। पाठ में अपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो ये सब चीज़ बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अलग भी इस जो प्रश्न उत्तर इसमें दिए गए, इसके अलावा भी हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कुछ अच्छा कमेंट करें, और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी आप हमें बताएं इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।